ये है जापान, ऊंची बिल्डिंग्स, रोबोट्स और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट कंट्रीज में से एक, जहां 80 से 90 साल के बूढ़े आपको नॉर्मली एक्सरसाइज करते नजर आएंगे। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इन सब क्वालिटीज के बावजूद जापान की एक ऐसी डार्क साइड है जिसकी वजह से यहाँ पर रहते करोड़ों लोग बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं। ना इनको कहीं जॉब्स दी गई और ना ही ये शादी करके अपनी फैमिलीज बना सके। इनफैक्ट घरों में ही आइसोलेट होकर रह गई है। इन सबको द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान कहा जाता है, जो कि 15% है टोटल पॉपुलेशन का। करीब 17 मिलियन लोग हैं ये। आइए जानते हैं जापान की डार्क साइड और इस लॉस्ट जनरेशन के बारे में आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। The most consistently high growth rate in the world, huge trade surpluses, single-figure inflation, and just 2% unemployment. 1980s, Japan was at the height of its economic prosperity, with a booming stock market. All of this came to a screeching halt in the early 1990s. The aftermath for the young people entering the workforce at that time was devastating. This generation have come to be known as Japan's lost generation. आज के दिन जैसे लोग सोचते हैं कि चाइना आने वाले कुछ सालों में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है, इसी तरह 1980s में जापान के बारे में भी कुछ लोग ऐसा ही सोचते थे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़कर जल्द ही एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। इस सब को लेकर खुद अमेरिकन भी गहरी सोच में थे और इस तरह के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे थे यहाँ। इनफैक्ट डाई हार्ड, राइजिंग सन और ब्लेड रनर जैसी मूवीज बनने लगी कि कैसे जापान यूएस और ग्लोबल मार्केट्स को टेक ओवर कर सकता है। इस खौफ की एक बहुत बड़ी वजह थी जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल। 1945 से 1991 तक जापान कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था। जापानीज स्टॉक मार्केट्स पीक पर थी। कॉस्मेटिक से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक जापान हर मार्केट को कवर कर रहा था और यहाँ के लोगों को ये यकीन था कि प्रैक्टिकल नॉलेज और डिग्री करने के बाद इन्हें आसानी से जापान में नौकरी मिल जाएगी और इसके बाद पूरी जिंदगी कोई और नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट हर जॉब भी हाईली पेड लाइफ टाइम जॉब है। एक्चुअली 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक बूम एक्सपीरियंस कर रहा था जो इससे पहले दुनिया के किसी कंट्री ने नहीं देखा था। रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ती ही चली जा रही थी, स्टॉक मार्केट्स अपने पीक पर थी और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि एप्लीकेंट्स को लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर 1990 से 1991 के बीच जापान का डाउनफॉल शुरू हुआ। करप्शन, स्टॉक मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और अनलिमिटेड लोन सप्लाई की वजह से रियल एस्टेट की प्राइसेस गिरने लगी। स्टॉक मार्केट बुरे तरीके से क्रैश कर गई। एक साल के अंदर ये 43% तक गिर चुकी थी। जापान की इकोनॉमी इतने बुरे तरीके से कोलैप्स कर गई कि अब यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान जो इकोनॉमिक बीस्ट बनने जा रहा था, 1990 के बाद 10 सालों के अंदर इसे सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाने लगा। साल 2000 के बाद से जापान स्टेबल होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर से ग्रो करता चला गया। लेकिन इन क्राइसिस के आफ्टर शॉक्स जापान की ऑलमोस्ट एक पूरी जनरेशन को फेस करने पड़े। यहाँ सवाल ये उठता है कि जापान की तरह टर्की, इंडिया और रशिया जैसे कई और मुल्क भी ऐसे क्राइसिस का सामना कर चुके हैं, तो सिर्फ जापान की ये जनरेशन ही क्यों सफर कर रही है? इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना होगा। जापान में प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत होती है शुशोको कत्सुडो से। ये एक जॉब हंटिंग प्रोसीजर है जिससे यहाँ के हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। हर बार कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करती है और कैंडिडेट को यहाँ मल्टीपल इंटरव्यूज देने होते हैं। इन मल्टीपल इंटरव्यूज को क्लियर करने वाले कैंडिडेट को लाइफ टाइम जॉब दी जाती है। इंटरेस्टिंगली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए आप फिर यहाँ से स्विच नहीं कर सकते। ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग कैंडिडेट को कोई कंपनी हायर ही नहीं करती। और शुशोको कत्सुडो यानी जॉब हंटिंग का ये प्रोसेस हर साल सिर्फ अप्रैल में होता है। अगर कोई कैंडिडेट इसमें फेल हो जाए तो इसे अगले इंटरव्यू के लिए 1 साल वेट करना होता है और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जापान में मोस्टली कंपनी सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही हायर करती हैं और ये जॉब कल्चर आज तक जापान में चला आ रहा है। इन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से सब बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और आने वाले करीब 11 सालों तक ये हायरिंग बंद रही। इस पीरियड को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। वो लोग जो 1990 में ग्रेजुएट हुए उन्हें अगले 10 से 12 साल कोई नौकरी नहीं मिली और जब 2004 में हायरिंग फिर से शुरू हुई तो कोई भी कंपनी इन्हें हायर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये सब 30 से 40 साल के हो चुके थे और कंपनीज को एक फ्रेश ग्रेजुएट की जरूरत थी। ये एक पूरी जनरेशन थी, करीब 17 मिलियन लोग, जिन्हें द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इनमें से कुछ लोग अब लो पेइंग जॉब्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। और कुछ हिकिकोमोरी हैं, यानी ये वो लोग हैं जो इस टाइम ड्यूरेशन में इतने डिसअपॉइंट हुए कि ना तो कोई काम करते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं, बस अपने पेरेंट्स के घर में आइसोलेट होकर रह गए हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है दूसरी प्रॉब्लम की। जापान वो मुल्क है जहाँ बूढ़े लोगों का काउंट सबसे ज्यादा है। 2014 के एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ की 38% पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है ये जनरेशन, जिन्होंने फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से शादी नहीं की और इसी वजह से 17 मिलियन लोग अपनी अगली जनरेशन नहीं देख सके। जापान की करंट गवर्नमेंट इस लॉस्ट जनरेशन को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद जॉब नहीं मिलती वो इस लॉस्ट जनरेशन में शामिल होते जा रहे हैं और ये लूप ऐसे ही सालों से चला आ रहा है। यहाँ पर जापानीज गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाय।